भारत के दिल में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। लेकिन आज एक छोटी सी कानूनी परिभाषा में बदलाव इसके वजूद को ही खतरे में डाल सकता है। आज हम अरावली की इसी दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी नीति में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। मतलब ये वो पहाड़ हैं जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने थे। इनकी उम्र हिमालय से भी ज्यादा है, सोचिए, जो इन्हें एक बेशकीमती भूवैज्ञानिक विरासत बनाती है। और ये सिर्फ पहाड़ियों की एक लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। गुजरात से दिल्ली तक करीब 690 किलोमीटर तक फैली ये एक पूरी जीवन रेखा है। यही है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों के लिए जमीन के नीचे का पानी रिचार्ज करती है और न जाने कितनी तरह के जीव जंतुओं का घर है। तो असल में ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो लाखों लोगों के लिए मौसम और पानी की सुरक्षा तय करता है। कई दशकों से एक बहुत ही सीधा सा सवाल कानूनी लड़ाइयों, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण को बचाने की कोशिशों के बीच फंसा हुआ है। आखिर कानूनी तौर पर अरावली श्रृंखला में क्या आता है और क्या नहीं। और दिक्कत की जड़ यही थी कि इसकी कोई एक सबके लिए मान्य परिभाषा थी ही नहीं। इसी कंफ्यूजन ने विकास और संरक्षण के बीच एक कभी न खत्म होने वाली खींचतान पैदा कर दी। मामला इतना बढ़ा कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और एक नया स्टैंडर्ड तरीका तय करना पड़ा। ये जो नया नियम है ना, वो एक खास भूवैज्ञानिक शब्द पर टिका है, स्थानीय उच्चावच या लोकल रिलीफ। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से नहीं, बल्कि उसके ठीक बगल वाली जमीन से नापी जाएगी। सुनने में ये एक छोटा सा टेक्निकल बदलाव लगता है ना, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पुराने और नए तरीके में कितना बड़ा फर्क है। पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक बड़ा नजरिया अपनाता था। वो सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि ढलान को भी देखता था, ताकि पूरे इकोसिस्टम को समझा जा सके। लेकिन अब नई परिभाषा सिर्फ एक चीज पर फोकस करती है, 100 मीटर का लोकल रिलीफ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम एक पूरे इकोलॉजिकल अप्रोच से हटकर सिर्फ एक ऊंचाई के सख्त पैमाने पर आ गए हैं। इस नई परिभाषा को लाया तो इसलिए गया था कि दशकों से चला आ रहा कंफ्यूजन खत्म हो, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ है नियमों की स्पष्टता और दूसरी तरफ है पर्यावरण की सुरक्षा, और दोनों के बीच एक गहरा टकराव। सरकार का तर्क ये है कि ये नया नियम एक साफ नापने लायक लाइन खींचता है। उनका कहना है कि ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे पर्यावरण की रक्षा भी हो और खनन निर्माण जैसी आर्थिक जरूरतें भी पूरी हों, ताकि विकास का रास्ता खुला रहे। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविद और कार्यकर्ता इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि किसी पहाड़ की अहमियत उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके काम से होती है, जैसे पानी को बचाना या रेगिस्तान को रोकना। और उन्हें डर है कि इस परिभाषा से अरावली का ज्यादातर हिस्सा बिना किसी सुरक्षा के रह जाएगा। और इस बदलाव का असर जरा ये आंकड़ा देखिए, 99.12%। ये वो हिस्सा है अरावली की पहाड़ियों का राजस्थान के 15 जिलों में जो इस नई परिभाषा के तहत अपना संरक्षित दर्जा खो सकता है। आप समझ रहे हैं? ये लगभग पूरी तरह से सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाने जैसा है। ये चार्ट इस बदलाव के साइज को और भी साफ कर देता है। ये जो बाईं तरफ का लंबा बार है, ये पुराने FSI वाले तरीके से मान्यता प्राप्त एरिया दिखाता है, 1,18,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। और अब दाईं तरफ का ये छोटा सा बार देखिए, ये है नए 100 मीटर नियम के तहत बचा हुआ एरिया, जो घटकर सिर्फ 1,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास रह गया है। गिरावट कितनी जबरदस्त है, ये दिखाता है कि कितना बड़ा इलाका अब कानूनी सुरक्षा के बाहर जा सकता है। और ये सिर्फ कागजों पर घटी हुई संख्या नहीं है, इसका असर जमीन पर दिख रहा है, जहां अत्यधिक पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। इसमें सवाई माधोपुर भी है, जहां रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, और चित्तौड़गढ़ भी, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तब सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये सिर्फ खनन के नियमों की बात नहीं है। इस परिभाषा को बदलने का असर इन पहाड़ियों की सीमाओं से कहीं बहुत आगे तक जाएगा, और ये पूरे इलाके के पर्यावरण को बदल सकता है। तो खनन के अलावा और कौन से बड़े जोखिम हैं?
दरअसल इन पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा से बाहर करने का मतलब है कि हम कई और पर्यावरणीय खतरों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। सबसे पहले अगर पहाड़ियां सुरक्षित नहीं रहीं तो जमीन के नीचे पानी रिचार्ज होना कम हो जाएगा, जिससे दिल्ली गुरुग्राम जैसे शहरों में पानी का संकट बढ़ेगा। दूसरा, यही पहाड़ियां रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती हैं। इनके कमजोर होने से हवा की क्वालिटी खराब होगी। तीसरा, थार मरुस्थल के पूर्व की तरफ फैलने की रफ्तार तेज हो सकती है। और आखिर में एनसीआर जैसे इलाकों में रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ी जमीन खुल जाएगी, जिससे शहरों का बेतरतीब फैलाव होगा। ये अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए नतीजे हैं। इस बढ़ती बहस के बीच मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अब ये मुद्दा एक बहुत ही अहम नए दौर में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अरावली रेंज की एक साइंटिफिक मैपिंग का आदेश दिया है। तो अरावली का भविष्य अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये मैपिंग होती कैसे है। क्या ये सिर्फ ऊंचाई पर फोकस करेगी या फिर ये पानी, हरियाली और जीवन के उस पूरे इकोलॉजिकल ताने बाने को भी ध्यान में रखेगी? फैसला इन्हीं दो रास्तों के बीच होना है। और आखिर में अरावली की पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या हमारे आज के कानून, जो साफ सुथरे नियमों और नंबरों पर टिके हैं, वाकई में एक प्राचीन, जटिल और जीते जागते इकोसिस्टम की रक्षा कर सकते हैं? या फिर हम नियमों को साफ करने की कोशिश में उसी चीज को खो देंगे जिसे हम बचाने निकले थे?